नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी, हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 6, जिसका नाम है शाम एक किसान। तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी आपको एक छोटी सी कविता दी गई है, जिसको शाम के समय का जो दृश्य है, ठीक है, जैसे कि आपके पाठ का नाम ही है शाम एक किसान। तो शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय का एक दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और उसको एक किसान के एक तरह से किसान की तरह दिखाया गया है। जैसे एक किसान जो है अपने सर पर पगड़ी लगाकर, और एक क्योंकि शाम का समय है तो थोड़ा सा ठंड भी बढ़ गई है, और एक कंबल ओढ़कर बैठा हुआ है। और जो लाल लाल जो लालिमा है, यानी कि अब जो सूर्यास्त होने वाला है, उस टाइम पे जो सूरज की जो लालिमा है वो उस प्रकार से लग रही है जैसे किसान जो है चीलम होता है ना उसका, उस चीलम के ऊपर जो है उसको चीलम को गुड़गुड़ा रहा हो। तो बहुत ही सुंदर ये दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है और बहुत ही छोटी सी कविता है और बहुत ही सुंदर कविता है। ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें और ध्यान पूर्वक पढ़ें अपनी इस कविता को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कविता को पढ़ने से पहले कवि परिचय यहाँ पर जान लेते हैं। तो कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। कवि, उनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, जिनका जन्म 1927 में हुआ था और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने की। और इनकी जो पत्रिका थी वो दिनमान के उपसंपादक के रहे। पराग जो कि एक बाल पत्रिका है, उसका भी संपादन इन्होंने किया। और निधन 1983 यानी कि 1983 में इनका निधन हो गया। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखी गई ये हमारी कविता है शाम एक किसान। तो बहुत ही सुंदर कविता है। एक छोटा सा परिचय मैंने आपको दिया कविता का कि क्या कुछ है इस कविता में। तो सबसे पहले जैसे कविता का नाम ही है शाम एक किसान, तो उसमें देखिए इनकी प्रमुख कुछ कीर्तियां भी यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिए, काठ की घंटिया, बांस का एक पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनकी कविता संग्रह है। विशेष दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए चर्चित साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। भाषा शैली इनकी सहज, सरल और लोक की महक के लिए है। तो देखिए, बहुत ही सरल सा इनका जीवन परिचय यहाँ पर दिया है, इनकी रचनाएं दे रखी है और इनकी भाषा शैली के विषय में बताया है। तो इतना तो आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखें, और जब भी किसी पाठ को पढ़ते हैं तो उस पाठ को आप क्या करें, उस पाठ का जो कवि, उस पाठ के जो लेखक हैं या उस पाठ के जो कवि हैं, देखिए आपकी जो वसंत पाठ्य पुस्तिका है, ये जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है, इसमें आपके गद्य और काव्य दोनों ही खंड दिए गए हैं और दोनों ही खंडों में आपके अलग अलग विधाओं में जो है चैप्टर लिखे गए हैं। तो ये जो आपकी कविता है, ये काव्य खंड की एक जो कविता है वो लिखी गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं, आपको कवि का नाम याद रखना है कि कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, उनके जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनको दिए गए प्रमुख सम्मान, उनकी भाषा शैली, ये 5 चीजें आपने याद करनी है और इतना आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कवि ने कविता में अपनी कल्पना से जाड़े की शाम का एक वर्णन किया है। देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो कवि ने अपनी कल्पना से, आप जो होते कवि जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, किसी भी कविता की रचना को या कोई भी जो रचना करते हैं वो किससे करते हैं, अपनी कल्पनाओं से करते हैं, अपने इमेजिनेशन से करते हैं, अपनी कल्पना शक्ति को। देखिए, आप भी कई बार आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब अकेले खेल रहे होते हैं तो उनको आप देखेंगे ना, तो उनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो काफी सारी ऐसी चीजें भी कल्पना करते हैं, काफी सारी ऐसी चीजें भी वो कहते हैं, करते हैं जो हम नहीं सोच सकते। काफी मजा आता है उनको इस तरह की एक्टिविटीज करने में। तो
बिल्कुल, कवि का मन भी बिल्कुल इसी तरह का होता है, वो कल्पनाओं में रहते हैं और कल्पनाओं से ही कई अलग-अलग तरह की कविताओं की रचना वो कर देते हैं। कई बार नदी पे कविता, कई बार पहाड़ पे कविता, कई बार हवा पे कविता, कई बार चंद्रमा पे कविता, कई बार तारों पे कविता, कई बार अलग-अलग चीजों पे, प्रकृति से लेकर जितनी भी चीजें हैं, सभी चीजों से लगभग, यानी कि कोई भेद नहीं है कवि की कल्पनाओं में। वो सब चीजों को साथ में लेकर कल्पनाएं करते हैं अपनी शब्दों के खेल से, अपने शब्दों की रचना से। तो कवि ने यहाँ पर इस कविता में अपनी कल्पना से जाड़े की एक शाम, जाड़े की शाम क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस किसान को दिखाया गया है उसने क्या किया है, एक कंबल ओढ़ा हुआ है। तो जाड़े की शाम का वर्णन यहाँ पर किया है किसान के रूप में। और कवि जाड़े के दिनों में जब जंगल में गए, जाड़े के दिनों में जब कभी जंगल गए, तो वहां पर उन्होंने क्या देखा, वहां पर उन्होंने देखा एक ऐसी जगह जहां पलाश के पेड़ थे, नदी थी और एक पहाड़ था। अब वो जिस जगह पर गए वहां पर उन्होंने देखा काफी सारे पलाश के वृक्ष थे, एक पहाड़ था और एक नदी थी। और वहां बैठकर उन्होंने उन सभी बिंबों को एक रूप किया, उन सभी बिंबों को जोड़ा और उन सभी को एक रूप मानते हुए एक सुंदर सी कविता की रचना की। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप कि बहुत सारे रूपकों का प्रयोग किया गया है। जैसे पहाड़ को किसान कहा है, आकाश को उसका साफा कहा है, यानी कि जो किसान ने अपने सिर पर, आपने देखा होगा किसान जो होते हैं वो अपने सिर पर क्या करते हैं, साफा, पगड़ी बांधे हुए रखते हैं। तो पहाड़ को किसान कहा है, आकाश को साफा कहा है, नदी को उसकी चादर कहा है और पलाश के पेड़ों को एक सामने जलती हुई अंगीठी कहा है। जो पलाश के पेड़ है ना, क्योंकि उनमें लाल लाल फूल खिले हैं और वो लाल लाल फूल इस तरह से लग रहे हैं जैसे अंगीठी में जलता हुआ कोयला रखा हो। तो पलाश के पेड़ जो है वो जलती अंगीठी है। अंधकार जो है उसको भेड़ों का एक झुंड कहा है। धीरे धीरे जो अंधेरा चलकर आ रहा है ना, धीरे धीरे अंधेरा जो आगे को बढ़ रहा है, तो उसको कहा है भेड़ों का झुंड। और डूबता हुआ जो सूरज है उसको चीलम की तरह कहा है। तो ये एक छोटा सा रूपक यहाँ पर अलग अलग चीजों के दिए गए हैं कवि के द्वारा। तो एक छोटा सा सार मैंने आपको बताया और साथ ही कविता में किस किस चीज का रूपक क्या क्या दिया गया है वो आपको क्लियर किया। तो अब मुझे लगता है आपको कविता को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, कविता को पढ़ने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है, देखिए ध्यान पूर्वक देखिए, चित्र को देखिए। इसीलिए यहाँ पर मैंने ये चित्र डाला है ताकि आप लोग आसानी से चैप्टर को समझ पाए। ये है वो पहाड़, ठीक है, ये है वो पहाड़ और पहाड़ के ऊपर आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का जो ये बादल है, ये ऐसा लग रहा है कि ये किसान है और ये उसका साफा है। और इधर पलाश के पेड़ हैं, आप देख सकते हैं ये जंगल है तो ये पलाश के पेड़ हैं और इन पर लाल लाल फूल खिले हैं। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये अंगीठी सेक रहा हो, कौन, जो किसान है। और ये जो पैरों में पड़ा हुआ, जो ये पड़ी हुई ये जो नदी है, ये पैरों में पड़ी हुई चादर के समान प्रतीत हो रही है। और ये जो लाल लाल जो सूर्य अस्त होता हुआ जो ये सूर्य है, ये ऐसा लग रहा है जैसे किसान ने जो है चीलम जला रखी हो। तो ये बहुत ही सुंदर सी कविता है, बहुत छोटी सी कविता है और आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी ज्यादा समझने में। आकाश का साफा बांधकर, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आकाश का साफा बांधकर सूरज का सूरज की चिलम घुटनों पर खींचता बैठा है पर पैरों पे पड़ी है चादर नदी की, पास ही दहक रही है पलाश की जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमट रहा है भेड़ों के गले सा। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है
घुटनों पर पड़ी है नदी की चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। जिस तरह से भेड़ों का झुंड जो है एक तरह से अब वो अंधेरा आने वाला है, फैलने वाला है चारों तरफ, अभी वो सिमट कर बैठा है, ऐसे सिमट कर बैठा है जैसे भेड़ों का झुंड बैठता है। तो क्या यहाँ पर कह रहे हैं अपनी सुंदर सी पंक्तियों में कवि, छोटी सी कविता है, ध्यान पूर्वक समझिएगा और बहुत ही सरल सा इसका यहाँ पर भावार्थ है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि अपनी एक शाम की इन पंक्तियों में एक शाम होने जो शाम के समय उन्होंने जो दृश्य है प्रकृति का, उसका बहुत ही सुंदर मनोरम चित्रण किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से। और देखिए अगर आपको सप्रसंग व्याख्या अगर करने के लिए आती है तो आप कहेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 2 में से 2 के एक शाम एक किसान से लिया गया है, जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है। और इस कविता की इन पंक्तियों में कवि ने प्राकृतिक दृश्य का, यानी कि शाम के समय का जो प्राकृतिक दृश्य है उसका बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है, बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तो क्या कहा है उन्होंने, उनके अनुसार शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है। फिर से एक बार मैं आपको वापस लेकर चलती हूँ उसी चित्र पर, जहां पर आप ध्यान पूर्वक समझ पाएंगे इस पूरे पंक्तियों को, कि शाम का जो समय है उस टाइम पे ये जो पहाड़ है एक बैठे हुए किसान की तरह प्रतीत हो रहा है। और दूसरी पंक्तियां क्या है, दूसरी पंक्ति में कहा, और आसमान उसके सर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिख रहा है। और जो ये आसमान है, जो पहाड़ की जस्ट ऊपर जो आसमान है और उस पर छाए हुए जो ये बादल है, ये उसके सिर पर रखी हुई किसी पगड़ी के समान प्रतीत हो रहा है। फिर क्या कहा है कि बैठा घुटनों पर बैठा है, पैरों में पड़ी है नदी की चादर सी। और ऐसा लगता है घुटनों पर वो बैठा हुआ है, बिल्कुल आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग जब बैठते हैं इस तरह से, और ऐसा लगता है उसके पैरों पर, पैरों के नीचे जो है चादर सी, पहाड़ के नीचे जो बह रही सुंदर सी नदी है, वो ऐसा लग रहा है कि किसान ने घुटनों पर चादर रखी हो, जैसे अपने घुटनों तक चादर ओढ़कर वो बैठा हो, घुटनों तक उसने चादर ओढ़ रखी हो। पास ही दहक रही पलाश के जंगल की अंगीठी। और क्योंकि शाम का समय है, सर्दियों का समय है, सर्दियों की शाम का चित्रण किया है, तो सर्दियों में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अंगीठी सेकते हैं, अंगीठी जला लेते हैं, कोयला जला लेते हैं। और ये जो शाम के समय का जो दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है कवि के द्वारा, उसमें जो ये पलाश के जंगल हैं, ये लाल लाल इसके जो ये फूल हैं, ये बिल्कुल इस तरह से लग रहे हैं जैसे कवि को अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रहे हैं। जिस तरह से लाल लाल जो अंगारे जल रहे हैं, कोयला जो जल रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसान जो है बैठकर आग सेक रहा हो। अंधकार दूर दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, और पूर्व में फैलता अंधेरा, क्योंकि ये सूरज उगकर कहाँ जाता है, सूरज उगता है पूर्व से और कहाँ जाता है अस्त होने के लिए, पश्चिम में जाता है। तो पश्चिम में तो लालिमा छाई हुई है, ठीक है, पश्चिम में क्या है, लालिमा छाई हुई है। और वो लालिमा कैसी लग रही है, जैसे कि जो आपका किसान है वो क्या कर रहा है, जैसे चीलम उसने जलाया हुआ है। तो देखिए जब सूरज पश्चिम में जा रहा होता है तो पूरब से धीरे धीरे क्या होता है, अंधेरा जो है आगे बढ़ने लगता है, धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। तो अभी अंधेरा हुआ नहीं है, क्योंकि सूरज अभी कैसा है, सूरज अभी पूरी तरह से अस्त नहीं हुआ है, सूरज अभी पूरी तरह से डूबा नहीं है। तो इस तरफ तो लालिमा है, लेकिन इस तरफ आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह का जो काला काला अंधेरा है वो अब छाने लगा है। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों का जो झुंड है
वो सिमट कर बैठा है कोने में। ठीक है, भेड़ों का जो झुंड है वो सिमट कर बैठा है कोने में। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियां, केवल देखिए 3 से 4 पंक्तियां यहाँ पर हैं और बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं ये। और इनका जो भावार्थ है वो भी ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है। अगली पंक्तियां है, अचानक बोला मोर, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चीलम औंधी धुआं उठा। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी कि सुनते हो? चीलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब शाम का समय है और जिस तरह से शाम का जब समय होता है तो सारे पक्षी, आपने देखा होगा क्या करते हैं, आसमान से उड़ उड़कर अपने घोंसलों की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगर आपके घर के आसपास कहीं पर जंगल है, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर जो जंगल है, तो आपको वहां पर शाम के समय में चिड़ियों की चहचहाहट, मोर की आवाज, और मोर की आवाज क्या होती है, बहुत ज्यादा लाउड होती है, बहुत तेज होती है और वो बहुत जोर से आवाज निकालता है। तो अचानक बोला मोर, और क्योंकि जो यहाँ पर जो कवि हैं वो जंगल की सैर पर गए हैं, शाम के समय में जंगल की सैर पर गए हैं, तो उस समय पर ये जो पूरा दृश्य उन्होंने देखा तो उन्होंने इस तरह से उसको दिखाया, इस तरह से उसको दर्शाया, एक किसान की तरह उसको दर्शाया। और जो पलाश के पेड़ थे उसको जलती हुई अंगीठी कहा, जो नदी है उसको किसान के घुटनों पर पड़ी हुई चादर कहा, और जो सूरज जो डूब रहा है उसको चिलम कहा। तो इस तरह से ये सारा दृश्य उन्होंने बनाया। और इसी दृश्य के बीच, क्योंकि कवि जंगल में है और इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं ये सारी चीजों की, और उसी बीच जो है मोर भी बोल उठा। यानी कि शाम का समय था, अचानक इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी कल्पनाओं के बीच मोर बोला और ऐसा लगा जैसे किसान को किसी ने आवाज दी होगी कि अजी सुनते हो, चीलम औंधी। और अब चीलम जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, बुझ रही है। यानी कि सूर्य अस्त हो रहा है, सूरज डूब रहा है, चीलम औंधी धुआं उठा। जब चीलम बुझ जाती है तो बुझते वक्त उसमें हल्का सा धुआं उठता है, जब वो बुझती है तो हल्का सा क्या होता है, धुआं उठता है। चीलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा। और चीलम क्या हुई, वो बुझ गई है, धुआं उठा, सूरज डूब चुका है और अंधेरा छा चुका है। तो देखिए फिर से इसका भावार्थ यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो ये एक शाम किसान कविता का ये भावार्थ है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा अपनी कविता एक शाम एक किसान के इस पद्यांश में शाम के मनोहारी सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। यानी कि जो एक मनोहारी सन्नाटा अभी तक चल रहा था, कि एक तरह से किसान जो है, जो कवि है, एक पूरा दृश्य बना रहे थे। बिल्कुल उस टाइम पे एक सुंदर सी शांति वन में छाई हुई थी, लेकिन अचानक से उस शांति को भंग करते हुए बीच में कहीं से मोर बोल पड़ता है, और ऐसे बोल पड़ता है जैसे कोई पुकार रहा हो, सुनते हो। क्योंकि शाम के समय में सभी परिवार के जो जन होते हैं, परिवार के जो सदस्य होते हैं, फिर वो चाहे पशुओं के हो, पक्षियों के हो, आपने देखा होगा गायें भी आवाज लगाने लगती है माँ माँ की, और उसके बाद जितने भी पक्षी होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं, और वन में मोर तो जो है शाम के टाइम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तो सारा जो सन्नाटा है वो भंग हो जाता है और फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है। और ये पूरा दृश्य जो अभी तक कल्पनाओं में था वो एक घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो, और तुरंत ही सूरज की जो चिलम है वो औंधी यानी कि पलट गई है, यानी कि बिल्कुल बुझ गई है एक तरह से।
और जलती हुई आग भी बुझने लगी है और धुआं उठने लगा है। चीलम औंधी, धुआं उठा। जब चीलम जो है बुझ जाती है तो उसमें से धुआं उठने लगा। असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों ओर अंधेरा छाने लगा है। चारों ओर अंधेरा छाने लगा है। तो बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी हमारी ये कविता यहाँ पर कंप्लीट होती है। केवल छोटी सी ये कुछ पंक्तियों की हमारी कविता थी। तो एक सार यहाँ पर दिया है कविता का, इसको जरा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसको जरा सा पढ़ लेते हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता एक शाम किसान में शाम के समय का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है, बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। और शाम को प्रकृति का जो दृश्य है ये बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इस टाइम पे जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी एक वन का, एक जंगल की यात्रा कर रहे हैं और वहां पर उन्होंने एक नदी देखी, एक पहाड़ देखा, पलाश से कुछ वृक्ष देखे और डूबता हुआ सूरज देखा। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर दृश्य को बनाया है कि इस दौरान पहाड़ एक बैठे हुए किसान के जैसा दिख रहा है। आकाश उसके माथे पर बंधे एक साफे पगड़ी की तरह लग रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के पैरों पर पड़ी हुई चादर के समान प्रतीत हो रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल किसी अंगीठी में रखे अंगारों की तरह लग रहे हैं। और फिर पूर्व दिशा में गहराता अंधेरा भेड़ों के झुंड जैसा लगता है। पूर्व दिशा में गहराता अंधेरा भेड़ों के झुंड जैसा लगता है। अचानक मोर के बोलने से सब बदल जाता है। अचानक मोर के बोलने से सब बदल जाता है। शाम ढल जाती है और अंधेरा छा जाता है। तो बहुत ही सुंदर सी हमारी ये कविता थी। ये कविता हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता पसंद आई होगी और बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी, क्योंकि छोटी सी कविता है। अब देखिए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिखे हैं, जैसे दहकना। दहकना का अर्थ है जलना। साफा अर्थात पगड़ी। औंधी अर्थात उल्टा हो जाना। गल्ला अर्थात समूह, पूरा झुंड। ठीक है, और यहाँ पर सा से सी का प्रयोग किया गया है। अब कुछ विकासात्मक प्रश्न है, तो ये बहुत ही इजी है। जैसे चीलम क्या होती है, ठीक है, चीलम क्या होती है ये आप सभी को पता है। जो बड़े बुजुर्ग गांवों में भी आपने देखा होगा कि शाम के समय में या सुबह के समय में जो बुजुर्ग लोग होते हैं इस तरह से उसमें ऊपर की तरफ इस तरह से गोल होता है, उसमें जो है अंगारे रखे जाते हैं और उसमें इस तरह से एक पाइप लगी होती है और यहाँ से भी उसमें एक पाइप लगी होती है जिस पर मुंह लगाकर जो है पिया जाता है और इस तरह से उसको गुड़गुड़, उसमें से गुड़गुड़ की आवाज आती है। तो वो होती है चिलम। और शाम शब्द के पर्यायवाची बताइए। तो शाम शब्द के पर्यायवाची आप यहाँ पर लिखेंगे। पलाश के फूल कैसे होते हैं, तो पलाश के फूल लाल रंग के होते हैं। ठीक है, तो ये है आपके कुछ विकासात्मक प्रश्न, यानी कि बोधात्मक प्रश्न भी आप इन्हें कह सकते हैं, जिससे आपने कुछ सीखा हो चैप्टर से। ठीक है, और ये आपके पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यानी कि जो आपने पाठ पढ़ा है इसी पाठ के प्रश्नोत्तर ये है। तो पहला प्रश्न है, इस कविता के में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बचाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दी गई है। ठीक है, और कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इस तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में है। और जैसे उन्होंने कहा मानो नदी चादर सी हो। अब दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपता को खोज कर लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर भी मैंने आपको दिया है। दूसरी एकरूपता चिलम सूरज की। ठीक है, चौथी एकरूपता पलाश के जंगल की अंगीठी। पांचवी एकरूपता अंधकार भेड़ों के गले सा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सरल प्रश्न है, बहुत ही इजी से ये प्रश्न है, ये आपने करने हैं।
और उसके बाद दूसरा प्रश्न है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। सबसे पहले देखिए, इसमें जो प्रश्न है ये आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये आपके लिए बहुत सरल है, आप इजीली इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए कितना ज्यादा इजी है कि शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। सबसे पहले बताइए कि शाम कब शुरू हुई और तब से लेकर सूरज ढलने तक कितना समय लगा, और इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन हुए। बहुत ही ज्यादा सरल है, आसानी से उत्तर दे सकते हैं। फिर भी मैं जरा आपको बता दूं कि किस तरह का दृश्य। शाम में घर की छत या खिड़की से देखने पर हमें पता चला कि सूरज के पश्चिम में पहुंचने के साथ साथ संध्या होने का रंगत होने लगती है, यानी कि जब पश्चिम में सूरज पहुंचता है तो शाम होने से थोड़ा सा स्टार्ट हो जाती है। शाम से सूरज के डूबने तक लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय होता है, यानी कि एकदम से सूरज नहीं डूबता, 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। और उसके बाद जो अगला है, क्या होता है, इस बीच क्या क्या घटनाएं घटती है। तो इस बीच आसमान में जो है लालिमा छा जाती है, यानी कि एकदम अंधेरा नहीं होता है, आकाश में लालिमा छाती है। सबसे पहले थोड़ा सा नारंगी कलर होता है, फिर थोड़ा सा बैंगनी रंग आता है, और फिर धीरे धीरे जो है आकाश और जो बादल हैं, जो दिशाएं हैं, वो सब ढक जाते हैं धीरे धीरे, अंधेरे से थोड़ा थोड़ा करके सारे जो आकाश है वो ढक जाता है। अगला है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो सुनते हो। ठीक है, तो नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, तो ये है आपके लिए होमवर्क। तो इस तरह से पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, कठिन शब्द भी हो गए हैं, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी डिस्कस कर लिए हैं। तो चैप्टर को अपनी नोटबुक में उतारें, कविता को, भावार्थ को लिखने का प्रयास करें, प्रश्न उत्तर कॉपी में करें। कोई भी डाउट हो चैप्टर से रिलेटेड तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।